Good evening, dear students. So let us discuss about AC circuit with capacitance only. AC circuit with capacitance only इसको कहते हैं pure capacitive circuit. Pure capacitive circuit means there is no resistance, there is no inductance. Prior to this video, we were discussing about R, L, and this is third in this series. कैपेसिटेंस ओनली। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सर्किट विथ रेजिस्टेंस ओनली कैसे बिहेव करता है, इसके बारे में आपको अच्छे से मालूम है। सर्किट विथ इंडक्टेंस ओनली, ये भी आपको अच्छे से मालूम है ये कैसे बिहेव करता है। करंट को लैग करा देता है 90 डिग्री, ये करंट को सेम फेज में रखता है, ये करंट को लैग करा देता है 90 डिग्री, ये करंट को लीड करा देता है 90 डिग्री। इसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सी बातें करेंगे, करंट, फेज डिफरेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, पावर फैक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर, we will draw wave diagram, phasor diagram, everything we are going to discuss in this video. प्योर कैपेसिटिव सर्किट या कैपेसिटेंस ओनली का मतलब क्या है? सर्किट में ईएमएफ सोर्स है, देयर इज़ ईएमएफ सोर्स, एसी वोल्टेज है, क्योंकि एसी सर्किट की बातें हम कर रहे हैं। तो एसी वोल्टेज सोर्स के अलावा सर्किट में केवल कैपेसिटेंस होगा और वो प्योर कैपेसिटेंस होगा, आइडियल कैपेसिटेंस होगा। ऐसा सर्किट जनरली कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर किसी सर्किट में जैसे ये कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। अगर बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का या बहुत ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर सर्किट में जुड़ा हो, रजिस्टेंस की तुलना में और इंडक्टेंस की तुलना में कैपेसिटेंस जो जुड़ा हुआ हो, उसके कारण जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो एक्ससी, इफ इट इज़ वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, एक्ससी इज़ वेरी हाई, देन वी कॉल दैट सर्किट विथ कैपेसिटेंस ओनली, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं, जिसमें कैपेसिटेंस का मान, सी का मान सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की तुलना में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस के कारण अवरोध होता है, इसके कारण अवरोध होता है, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। इसके कारण जो अवरोध होता है इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी। इट इज़ मच हायर दैन दीज टू, सो दैट सर्किट इज़ कॉल्ड प्योर कैपेसिटिव सर्किट और सर्किट विथ कैपेसिटेंस ओनली। तो ऐसे सर्किट में हम आज डिस्कस करेंगे। हालांकि ऐसे सर्किट जनरली पाए नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कैपेसिटेंस जो लगाया गया है बहुत हाई कैपेसिटेंस वैल्यू का कैपेसिटर सर्किट में अगर है रेजिस्टेंस की तुलना में और इंडक्टिव रिएक्टेंस की तुलना में, तो ऐसे सर्किट को हम मान सकते हैं कि वो क्लोज टू दिस टाइप ऑफ सर्किट है। कैपेसिटेंस ओनली सर्किट मान सकते हैं या प्योर कैपेसिटिव सर्किट मान सकते हैं। तो देखिए इसकी एनालिसिस करने का तरीका क्या है, वही है हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, इसी साइनोसाइडल वोल्टेज V इक्वल टू VM sin ओमेगा t, दिस इज द वोल्टेज वी हैव अप्लाइड। यहाँ वोल्टेज ये अप्लाई किया गया है, इसमें करंट का प्रवाह होगा, करंट फ्लो करेगी, उसको स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं। इट इज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। हेयर वी हैव रिटन विथ कैपिटल लेटर से लिखा गया है। इसका अर्थ है कि RMS वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैपेसिटर कोई कनेक्टेड है सर्किट में, दिस इज द कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस वैल्यू है सपोज सी इज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर। ये वोल्टेज लगाने से क्या होगा, इसमें देखिए वोल्टेज लगाया गया है साइनोसाइडल वोल्टेज, तो इसमें जो करंट होगी वो भी चेंज होगी, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट का मान भी चेंज होगा। यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगी इस सर्किट में वो चेंज होती रहेगी। मान लीजिए किसी समय इसकी प्लेटों पर जो आवेश हैं, यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है सपोज, हालांकि ये परमानेंट नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा, बिकॉज वोल्टेज इज चेंजिंग। तो आवेश भी हमेशा चेंज होते रहेंगे और आवेश की पोलरिटी भी चेंज होगी, क्योंकि वोल्टेज प्लस माइनस होता रहेगा, वोल्टेज ऐसे चेंज होता रहेगा। तो आवेश जो यहाँ बन रहे हैं, आवेश भी चेंज होंगे, उनका मान भी चेंज होगा, और प्लस ये वोल्टेज जब अपनी पोलरिटी को माइनस करेगा तो आवेश भी यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ धन होंगे, यहाँ ऋण होंगे, तो ये चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली। मान लीजिए किसी समय इसकी प्लेटों पर आवेश है Q, स्मॉल q। ये Q को स्मॉल लेटर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो चार्ज इस पे डेवलप होगा प्लेटों पे, कैपेसिटर की प्लेटों पे, वो कांस्टेंट नहीं होगा, इट इज़ चेंजिंग।
ये चेंज हो रहा है, इसीलिए स्मॉल क्यू से लिखा है। चेंज क्यों हो रहा है बता दिया हमने, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है तो उसके कारण जो यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा प्लेटों पे वो भी चेंज होगा। तो चार्ज किसी समय इसकी प्लेटों पर, कैपेसिटर की प्लेटों पर कितना होगा ये आपको मालूम है, ये होता है कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस वैल्यू इनटू वी, वोल्टेज अक्रॉस दीज टू प्लेट्स। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा किसी समय, ये मान लीजिए किसी समय वोल्टेज है स्मॉल v, तो इतना चार्ज होगा किसी समय इसकी प्लेटों पर। ये C क्या है, कैपेसिटेंस वैल्यू है कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या होता है आपको मालूम है, टू कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम विच कैन स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर है जिसमें दो कंडक्टिंग सरफेस हैं और बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, ये चार्ज स्टोर करता है, इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। इसका कैपेसिटेंस वैल्यू जो C होता है इट इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, ये डिपेंड करता है इसके डिज़ाइन पे, डायमेंशन पे और उसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे। तो C इज कांस्टेंट बट V इज नॉट कांस्टेंट, V का मान चेंज हो रहा है। देखिए ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जो वोल्टेज हमने यहाँ लगाया है ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा, तो इस वोल्टेज का मान V का मान कितना होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये किसके बराबर होगा, ये V के बराबर होगा। ये इतना वोल्टेज अपीयर होगा यहाँ पे इसकी प्लेटों पर। तो किसी समय चार्ज कितना होगा, ये होगा C इंटू वोल्टेज एट दैट टाइम, कैपेसिटेंस वैल्यू और उस समय वोल्टेज इतना होगा। और किसी समय वोल्टेज यहाँ पे कितना होगा, वो होगा Vm साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज का मान इस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो किसी समय इसकी प्लेटों पर जो चार्ज होगा वो होगा C जो कांस्टेंट इंटू Vm साइन ओमेगा टी, इतना चार्ज होगा किसी समय इसकी प्लेट पर। तो ये चार्ज जो है या आवेश जो है इसमें परिवर्तन हो रहा है, इट इज़ चेंजिंग एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दिस चार्ज इज चेंजिंग। हर समय ये चार्ज परिवर्तित होगा प्लेटों पर और उसकी पोलैरिटी भी चेंज होगी आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। तो ये चार्ज जो है चेंज हो रहा है। अगर इसमें चार्ज में हम परिवर्तन की दर निकाल दें, किस दर से ये चार्ज परिवर्तित हो रहा है प्लेटों पर, तो यही हो जाएगा इसमें बहने वाली धारा का किसी समय मान। किसी समय जो करंट होगी इस सर्किट में वो कितना होगी, कैपेसिटर की प्लेटों पर आवेश परिवर्तन की जो दर है उसके बराबर होगी। सो इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, सो d/dt दोनों तरफ अवकलन करने पर, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अवकलन करने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, करंट मिली, इंस्टेंटेनियस करंट। किसी समय करंट जो होगी सर्किट में वो कितना होगी, ये मिल गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट बिकॉज इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये कह सकते हैं चार्ज में परिवर्तन की दर या आवेश में परिवर्तन की दर। यही है धारा किसी समय इस सर्किट की, ये हमको मिल जाएगी डिफरेंशिएट करने पर। इसको डिफरेंशिएट करिए, अवकलन करिए, राइट हैंड साइड को अवकलन करने पर C इज कांस्टेंट, Vm इज कांस्टेंट, इसको आप t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos ओमेगा t और ओमेगा से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू C इंटू Vm इंटू ये साइन ओमेगा टी का जब आप अवकलन करेंगे ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। तो ये मिल गया हमको करंट, दिस इज द करंट इन दिस सर्किट। इस सर्किट में जो करंट प्रवाहित होगी वो ये होगी करंट। इस करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि हमारा वोल्टेज जो हमने दिया है, क्या वोल्टेज दिया है हमने, वी हैव गिवन वोल्टेज V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज दिया है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमको करंट क्या मिला, I इक्वल टू ओमेगा C इंटू Vm इंटू कॉस ओमेगा टू। इसको साइन के रूप में लिख लेते हैं, लेट अस कन्वर्ट दिस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन। क्यों, क्योंकि वोल्टेज साइन के रूप में है, अगर ये भी साइन के रूप में रहेगा तो कंपैरिजन करना आसान होगा दोनों का, वोल्टेज और करंट का। तो इसको साइन के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करंट का इक्वेशन हो जाएगा दिस इक्वल टू ओमेगा C इंटू Vm। इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये होता है cos ओमेगा टी। सो इन प्लेस ऑफ cos ओमेगा टी वी हैव रिटन साइन ओमेगा टी प्लस π/2। cos ओमेगा टी की जगह पे लिख दिया है साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये लिख दिया है ये। तो करंट का समीकरण हमको मिल गया। करंट का समीकरण हमको क्या मिल गया, वी हैव द इक्वेशन फॉर करंट ओमेगा C इंटू Vm इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये मिल गया करंट का समीकरण, ये करंट का समीकरण।
तो करंट का समीकरण में देखिए, इसको थोड़ा और क्लियर लिख लेते हैं। वी हैव द इक्वेशन फॉर करंट आई इक्वल टू ओमेगा सी इंटू वी एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपान 2। ये मिल गया करंट। अब इस करंट का मान देखिए चेंज हो रहा है, इट इज़ चेंजिंग। ये इंस्टेंटेनियस करंट है, तात्क्षणिक मान है करंट का, किसी क्षण करंट है वो इतना है। अब इस करंट का मान 0 भी होगा, मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा। तो इसका मान मैक्सिमम कितना होगा? इसका मान मैक्सिमम होगा जब ये टर्म मैक्सिमम होगा, व्हेन दिस टर्म इज मैक्सिमम। ये भाग मैक्सिमम होगा, इसका मान मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। इसका मान 1 होगा तो इसका मान मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम मान को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं आई एम मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट। तो इस करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? जब इसका मान 1 होगा, व्हेन दिस इंटायर टर्म इज़ 1। ये पूरा भाग जब 1 होगा तो इसका मान मैक्सिमम होगा, और उसको हम लिखेंगे आई एम से। तो इसका मैक्सिमम मान कितना होगा? ओमेगा सी इंटू वी एम, ये होगा। तो ओमेगा सी इंटू वी एम की जगह पे हम इस समीकरण में अगर इसमें आई एम लिख दें तो करंट का समीकरण क्या हो जाएगा? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर करंट? आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपान 2। दिस इज द इक्वेशन फॉर करंट। ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गया करंट के लिए। इक्वेशन नंबर 1 था वोल्टेज के लिए। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बार बार रिपीट किया था। क्या रिपीट किया था? कि किसी भी एसी परिपथ में वोल्टेज और करंट के आरएमएस वैल्यू का अनुपात, अथवा वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू और करंट के मैक्सिमम वैल्यू का अनुपात, अथवा वोल्टेज के इंस्टेंटेनियस वैल्यू और करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो अनुपात होता है उसको प्रतिबाधा कहते हैं। जेड, इट इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस। प्रतिबाधा क्या होता है? द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय एनी सर्किट इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। हालांकि इम्पीडेंस का संबंध, प्रतिबाधा का संबंध एसी सर्किट से होता है। सो इट इज द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय एनी सर्किट इन द पाथ ऑफ एसी करंट। एसी धारा के मार्ग में किसी विद्युत परिपथ द्वारा उत्पन्न किया गया कुल अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है। इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो ये जो है, इस रिलेशनशिप से हम जेड निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से जेड कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, हमने बताया वी एम अपान आई एम को जेड कहते हैं। तो यहाँ वी एम और आई एम के बीच में संबंध दिख रहा है, तो यहाँ से निकाल लीजिए वी एम अपान आई एम। सो वी एम अपान आई एम कितना हो जाएगा? फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप से वी एम अपान आई एम का मान कितना हो जाएगा? इट इज़ 1 अपान ओमेगा सी, ये हो जाएगा। वी एम अपान आई एम करेंगे तो 1 अपान ओमेगा सी। और इसको हमने क्या बताया था? ये कहलाती है प्रतिबाधा जेड। तो इस सर्किट की जो प्रतिबाधा है, इस सर्किट का जो इम्पीडेंस है, वो किसके बराबर है? 1 अपान ओमेगा सी के बराबर है। और इसको बोलते हैं यक्स सी। 1 अपान ओमेगा सी को बोलते हैं यक्स सी। तो इस सर्किट की जो प्रतिबाधा जेड है वो यक्स सी के बराबर है, और यक्स सी का मान होता है 1 अपान ओमेगा सी। और ओमेगा सी में ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख दें अगर, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एफ इंटू सी। ये याद रखिए। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट या ऐसा सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटेंस हो, देयर इज़ ओनली कैपेसिटेंस, इम्पीडेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू होता है 1 अपान ओमेगा सी। ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ, सी क्या है? कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का। तो ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना? 1 अपान 2 पाई एफ सी या 1 अपान ओमेगा सी। तो यक्स सी को क्या कहते हैं हम अभी डिस्कस कर लें पहले। यक्स सी जो है, यक्स सी, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, संधारित्र प्रतिघात। संधारित्र प्रतिघात, संधारित्र प्रतिघात का मतलब होता है संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध या किया गया कुल अवरोध, वो संधारित्र प्रतिघात कहलाता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये क्या है? दी अपोजिशन ऑफर्ड बाई अ कैपेसिटर in the path of
in the path of current is called capacitive reactance. It is very 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 important. कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाई XC. इसका मात्रक ओम होता है क्योंकि ये अवरोध है और ये प्रतिरोध की तरह होता है. जिस तरह से रजिस्टेंस होता है उसी प्रकार से इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है. अवरोध ये कुंडली द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से कैपेसिटर द्वारा धारा के मार्ग में अवरोध किया जाता है. उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC बोलते हैं. इट इज़ कॉल्ड XC. कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका मात्रक ओम होता है और इसका मान होता है 1/ωc और ओमेगा का मान रखने पर ये 1/2πfc. प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है या इम्पीडेंस जो होता है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला केवल और केवल यही एलिमेंट होता है C, और ना रेजिस्टेंस होता है ना इंडक्टेंस होता है. इसलिए ये कैपेसिटर जितना अवरोध करता है, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस and the total opposition in the path of current is called impedance. So in this circuit total opposition equal to the opposition offered by this capacitor. So impedance and capacitive reactance they are equal in this circuit. बराबर क्यों हैं? क्योंकि इस परिपथ में प्रतिबाधा जो है धारा के मार्ग में कुल अवरोध होता है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में अवरोध होता है, और इस परिपथ में संधारित्र ही है जो धारा के मार्ग में अवरोध करेगा, ना तो रेजिस्टेंस है और ना ही इंडक्टेंस. इसीलिए इस परिपथ में संधारित्र द्वारा जो अवरोध किया जाएगा यानी XC वही कुल प्रतिबाधा होगी इस सर्किट से. टोटल इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट इक्वल टू XC दैट इज इक्वल टू 1/ωc इक्वल टू 1/2πfc. DC के लिए XC का मान देखिए. DC के लिए DC फॉर DC सप्लाई अगर DC देते हैं तो DC के लिए फ्रिक्वेंसी कितनी होती है आपको मालूम है? फ्रिक्वेंसी DC के लिए 0 होती है. तो XC का मान कितना हो जाएगा DC के लिए? XC का मान हो जाएगा 1/2π इंटू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. 1/0 का मतलब XC का मान हो जाएगा इनफाइनाइट. ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर यहाँ हम DC सप्लाई देते तो यहाँ पे कितना अवरोध होता धारा के मार्ग में? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब है कि ये धारा को बहने नहीं देगा. फॉर DC इट बिहेव्स ओपन सर्किट. DC के लिए ये बिहेव करता है ओपन सर्किट. ओपन सर्किट का मतलब है DC सप्लाई देंगे तो जब तक चार्ज होगा तब तक करंट बहेगी, उसके बाद ये क्या करेगा? करंट का प्रवाह बंद कर देगा. इसके थ्रू करंट का प्रवाह नहीं होता है. इट बिहेव्स लाइक ओपन स्विच. ओपन हो जाएगा, ये ओपन स्विच जैसा बिहेव करेगा. ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे ये ओपन है सर्किट. सो फॉर DC इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट. AC के लिए F का मान देखिए. AC के लिए फॉर AC XC कितना होगा? 1/2πfc. फ्रिक्वेंसी अगर मान लीजिए 50 हर्ट्ज़ है, फॉर एग्जांपल इफ़ F इज़ 50 हर्ट्ज़ है, 50 हर्ट्ज़ है तो मान लीजिए XC का मान मान लीजिए 100 ओम है 50 हर्ट्ज़ पे. अगर फ्रिक्वेंसी आप बढ़ा देंगे, मान लीजिए 100 हर्ट्ज़ कर दिया फ्रिक्वेंसी बढ़ा करके, F जो है बढ़ेगा तो XC का मान घट जाएगा. मान लीजिए 100 हर्ट्ज़ कर दिया फ्रिक्वेंसी बढ़ा करके तो XC जो है वो हो जाएगा 100 ओम से घट करके 50 ओम हो जाएगा, 50 ओम. तो ये XC जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी. सप्लाई की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से ये धारा के मार्ग में अवरोध जो है कम करता है. सप्लाई की फ्रिक्वेंसी घटाने से ये धारा के मार्ग में अवरोध ज़्यादा करता है. ये 50 हर्ट्ज़ था तब अवरोध ज़्यादा कर रहा था, 100 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी कर दिया तो अवरोध कम करेगा. फ्रिक्वेंसी और बढ़ाते जाएंगे तो अवरोध और कम करेगा. तो सप्लाई की फ्रिक्वेंसी चेंज होने से धारा के मार्ग में ये कितना अवरोध करता है वो चेंज होता है. इसी वजह से हम लोग सप्लाई सिस्टम की फ्रिक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रखते हैं 50 हर्ट्ज़, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो उपकरण में संधारित्र अगर लगा होगा तो वो फ्रिक्वेंसी बढ़ने से वो क्या करता है? फ्रिक्वेंसी बढ़ने से क्या करता है? अवरोध कम कर देता है. अवरोध कम करेगा धारा के मार्ग में, धारा ज़्यादा जाएगी उधर से, तो परफॉर्मेंस प्रभावित होगा. उपकरण का जो भी काम कर रहा है वो प्रभावित होगा, धारा ज़्यादा जाने लगेगी.
उसके विपरीत अगर आप फ्रिक्वेंसी कम कर देंगे, सपोज 50 हर्ट्ज से घटा के आपने और कम कर दिया, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो ये फ्रिक्वेंसी कम होने से क्या करेगा, ज़्यादा अवरोध करेगा धारा के मार्ग में। ज़्यादा अवरोध करेगा तो क्या होगी, धारा कम हो जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा होने से संधारित्र जो धारा के मार्ग में अवरोध कम ज़्यादा करता है, इसी वजह से धारा कम ज़्यादा हो जाएगी। उससे क्या होगा, इफ़ करंट इज़ चेंजिंग विथ फ्रिक्वेंसी देन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और मशीन चेंजेस। ज़्यादा टार्क या कम टार्क हो सकता है मोटर में, या ट्रांसफार्मर में उसकी फंक्शनिंग कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट, प्राइमरी वाइंडिंग की करंट चेंज हो सकती है फ्रिक्वेंसी चेंज होने से। या किसी अन्य उपकरण में आप दे रहे हैं, फ्रिक्वेंसी चेंज होने से क्या होगा, उपकरण में जाने वाली करंट चेंज हो जाएगी। करंट चेंज हो जाएगी तो उपकरण का जो कार्य है वो प्रभावित हो जाएगा, या तो पहले से ज़्यादा कार्य करने लगेगा या कम करने लगेगा। दैट इज़ वाई वी कीप फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट। सो ये याद रखिएगा, एसी के लिए जो है ये अवरोध उत्पन्न करता है, डीसी के लिए तो इनफाइनाइट अवरोध उत्पन्न करता है। इट ऑफर्स इनफाइनाइट अपोजिशन एंड इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। चार्ज होने के बाद में जिधर भी ये रहेगा कैपेसिटर, उधर से धारा का प्रवाह रोक देगा, उधर से धारा जाने नहीं देगा अगर डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो, चार्ज होने के बाद। एसी में ऐसा नहीं होता है, ये अवरोध करेगा और वो अवरोध जो होगा वो लिमिटेड होगा और वो डिपेंड करेगा फ्रिक्वेंसी पे, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी इज मोर, एक्ससी इज लेस, एंड वी फ्रिक्वेंसी इज लेस, एक्ससी इज मोर, उल्टा रिलेशन है इसका। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न किया गया अवरोध संधारित्र प्रतिघात कहलाता है। इसको XC से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ये डीसी के लिए इनफाइनाइट होता है, एसी के लिए फाइनाइट होता है, निश्चित होता है। इसका मान फ्रिक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि वोल्टेज जो है ये है और करंट जो है ये है। आप दोनों का कंपैरिजन करिए, वोल्टेज और करंट में कलांतर दिख रहा है कि ये एक कलांतर, यहाँ ओमेगा टी के बाद में कुछ नहीं है प्लस माइनस फाई, यहाँ पे ओमेगा टी के बाद में प्लस पाई बाई 2 है। इसका मतलब प्लस एंगल हमने बताया था लीडिंग होता है तो एंगल को प्लस लेते हैं, यानी ये करंट लीड कर रहा है, अग्रगामी है। कितना एंगल से अग्रगामी है, इतना एंगल से, पाई बाई 2 से। अगर इसका आपको फेजर डायग्राम ड्रा करने को कहा जाए तो आप वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे। ये वोल्टेज में प्लस माइनस फाई नहीं है, इसलिए इसको रेफरेंस लिया। इसके सापेक्ष में आप करंट को दिखाएंगे 90 डिग्री लीड करता हुआ या पाई बाई 2 लीड करता हुआ। कैसे पता चला लीड कर रहा है, फेजर घूमता है इधर को घूमता है, तो जो क्वांटिटी आगे है अग्रगामी, जो क्वांटिटी पीछे है पश्चगामी। सो द क्वांटिटी विच इज this in this side, that is leading because phasor rotates in this direction, so this is leading and this is lagging. Voltage is lagging, current is leading. याद रखिए फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करती है, पश्चगामी होती है। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करती है, अग्रगामी होती है। ऐसा क्यों होता है, वही हम एग्जाम्पल फिर से लेके दिखा रहे हैं। वाई करंट लीड्स इन अ कैपेसिटर विथ 90 डिग्री। हमने अभी वोल्टेज का इक्वेशन देखा, V = Vm sin ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन फॉर वोल्टेज, एंड वी हैव द इक्वेशन फॉर करंट, I = Im sin ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। इस समीकरण को देखने से आपको मालूम तो चल रहा है कि करंट पाई बाई 2 एंगल से लीड करती है। ये कहाँ से आया, हमने करंट का समीकरण अभी निकाला था। वी हैव डेराइव्ड दिस इक्वेशन फॉर करंट, and from that equation we got this relationship and we concluded that this current leads with pi by 2। ये pi by 2 एंगल से लीड करता है, ये हमको मालूम चल गया। लेकिन what is happening actually in the circuit, लीड कर कैसे गया करंट, कैसे लीड कर गया, क्यों लीड कर गया, इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है कि करंट लीड क्यों करता है pi by 2 से। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था जैसे इंडक्टर चार्ज डिस्चार्ज होता है, वैसे कैपेसिटर भी चार्ज और डिस्चार्ज होता है। हमने वोल्टेज क्या दिया, हमने वोल्टेज दिया V = Vm sin ओमेगा टी। ये चेंज होता रहेगा ऐसे ऐसे, कैसे चेंज होता रहेगा, ऐसे ऐसे साइनोसाइडली। दिस इज ओमेगा टी एंड दिस इज V।
साइनोसाइडली चेंज होगा, हाफ साइकिल तक प्लस माइनस होगा, यहाँ तक प्लस माइनस, उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा माइनस प्लस, उसके बाद फिर से ये प्लस माइनस हो जाएगा, फिर से माइनस प्लस हो जाएगा। दिस प्रोसेस कीप्स ऑन चेंजिंग। तो क्या होगा देखिए, कैपेसिटर बार बार चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा विपरीत दिशा में। देखिए ये चार्ज होगा यहाँ तक, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ, फिर विपरीत दिशा में चार्ज होगा यहाँ तक, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर इस दिशा में चार्ज होगा यहाँ तक, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। सो दिस कैपेसिटर एक्चुअली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग क्रिया यहाँ चल रही है कंटिन्यूअस। तो आपको हमने जब कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज देखिए ऐसे बढ़ता है। ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो होता है V इक्वल टू कैपिटल V यानी फाइनल वोल्टेज, ये 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये बताया था। इस तरह से चार्ज होता है, ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग कर्व होता है, ऐसे चार्ज होते समय वोल्टेज बढ़ता है। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो देखिए वोल्टेज कैसे घटता है, डिस्चार्ज होते समय ऐसे घटता है, ऐसे एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व है। इस समय घटते समय कैसा होता है, V इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज यानी इनिशियल वोल्टेज इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, इस प्रकार से घटता है। एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व है, एक्सपोनेंशियली घटता है। ये देखिए चार्ज और डिस्चार्ज दोनों देखेंगे तो ये देखिए ये कैपेसिटर के बीच वोल्टेज चार्ज हुआ, दिस वाज चार्जिंग, ये चार्ज हुआ कैपेसिटर, और ये डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज कैसे होता है अभी हमने बताया, ऐसे डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज हुआ, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का ये वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज के लिए आप कर्व ड्रा करेंगे, दिस इज कर्व फॉर वोल्टेज, ये वोल्टेज का कर्व है। चार्ज हुआ कहाँ तक, ये पहले बना लीजिए जो वोल्टेज यहाँ पे दिया गया है, सप्लाई वोल्टेज, ये वी हैव गिवन दिस वोल्टेज। सो कैपेसिटर को जो वोल्टेज दिया गया है ये दिया गया है, ये सप्लाई वोल्टेज दिया गया है कैपेसिटर को। ये अब इसमें π/2 पे मैक्सिमम जाएगा तो वो π/2 मार्क कर लीजिए, दिस पॉइंट इज π/2 मैक्सिमम है। ये पाई है, ये मार्क कर लीजिए, निशान बना लीजिए यहाँ पे पाई। ये 3π/2 है, ये मार्क कर लीजिए। ये 2π है, ये मार्क कर लीजिए। ये दिस इज 2π। ये आगे इसी तरह से π/2 बढ़ाते जाइए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन पॉइंट्स पे जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वोल्टेज और करंट आएंगे वो कहीं ना कहीं इनका संबंध इस पॉइंट से है। दे आर रिलेटेड विद दिस पॉइंट्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड विद दिस पॉइंट्स विल डिस्कस। ये हो गया, तो वोल्टेज इस तरह से यहाँ तक गया तो चार्ज हुआ, वोल्टेज यहाँ से यहाँ आया तो डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। देखिए डिस्चार्ज हो गया, ये चार्ज के समय ऐसा, डिस्चार्ज के समय। उसके बाद फिर यहाँ गया वोल्टेज तो निगेटिव साइड में चार्ज होगा, उल्टा दिशा में। पहले यहाँ धन बना रहा था, यहाँ ऋण, अभी उल्टा हो जाएगा, यहाँ धन बनाएगा, इधर ऋण बनाएगा। ये उल्टा दिशा में चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज होगा। कहाँ डिस्चार्ज होगा, इस रीजन में। उसके बाद वोल्टेज पुनः धन जाएगा तो उस दिशा में फिर चार्ज होगा, फिर इधर को आएगा तो फिर से डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, फिर विपरीत दिशा में चार्ज होगा ऐसे, उसके बाद फिर से डिस्चार्ज होगा। ये प्रोसेस कैपेसिटर में चल रहा है, चार्ज डिस्चार्ज। ये तो वोल्टेज हो गया, दिस इज वोल्टेज। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये है, ये वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस। उसका कर्व देखिए इस प्रकार से होगा, चार्ज डिस्चार्ज ऐसे होता रहेगा। व्हाट अबाउट करंट, करंट जो है कैपेसिटर में जो होगी चार्जिंग के समय, देखिए ये करंट है ड्यूरिंग चार्जिंग। ये चार्जिंग के समय करंट इस प्रकार से घटती है, बाद में घट के 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कैसे घटती है। करंट का समीकरण क्या होता है, I इक्वल टू फाइनल इंस्टेंटेनियस करंट, किसी समय जो करंट होती है वो होती है इनिशियल करंट, e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये होती है चार्जिंग के समय। उसका कर्व देखिए, करंट ड्यूरिंग चार्जिंग, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो ये पूरा चार्ज हो गया तो करंट 0 हो जाती है। तो ये चार्ज हो रहा है, ये यहाँ पे। उसके बाद जो है देखिए ये डिस्चार्ज होते समय ये करंट ऐसे घटती है विपरीत दिशा में। डिस्चार्ज होते समय विपरीत दिशा में करंट बहती है और इस तरह से घटती है। तो ये है I इक्वल टू माइनस आई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये डिस्चार्जिंग करंट है। देखिए डिस्चार्जिंग के समय करंट ऐसे भी घटती है।
करंट के लिए ड्रा करेंगे कर्व, दिस इज फॉर करंट, कैपेसिटर में जो करंट फ्लो कर रही है उसका कर्व ये है। ये चार्जिंग के समय इस तरह से घट रही है, उसके बाद इधर को देखिए, फिर यहाँ पे इसके हाफ साइकिल के बाद फिर इधर को, उसके बाद फिर से इधर के, यहाँ पे देखिए, उसके बाद फिर से इधर को। ये करंट देखिए कैपेसिटर में जो बह रही है करंट, ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये करंट है कैपेसिटर में बह रही है ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस में इस तरह से, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में इस तरह से, फिर से चार्जिंग प्रोसेस में इस तरह से, डिस्चार्ज विपरीत दिशा में, फिर से डिस्चार्जिंग प्रोसेस में इस तरह से विपरीत दिशा में, फिर से चार्जिंग प्रोसेस में इस दिशा में विपरीत दिशा में, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, और डिस्चार्जिंग समय इस तरह से करंट चेंज हो रही। तो आप करंट और वोल्टेज देखिए, कोई इंस्टेंट पकड़ लीजिए, वोल्टेज को हम रेफरेंस मान ले रहे हैं, सपोज ये वोल्टेज जीरो हो रहा है ना, यहाँ पे ये पकड़ लिया क्योंकि यहाँ वोल्टेज जीरो हो रहा है। हमको फेज डिफरेंस देखना है वोल्टेज करंट के बीच में, इसमें और इसमें क्या है फेज डिफरेंस। तो इस पॉइंट को ऊपर ले जाइए, ये पॉइंट है, ये वाली लाइन है, दिस लाइन, ये वोल्टेज जीरो यहाँ हुआ है और करंट जीरो यहाँ हुआ है। π/2 पहले जीरो हो गया, यहाँ करंट जीरो यहाँ हो गई, वोल्टेज जीरो यहाँ हुआ। तो देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना है, π/2, दिस एंगल इज π/2 एंड द क्वांटिटी विच गेट्स जीरो वैल्यू अर्लियर, हमने बताया था जो राशि जीरो वैल्यू को पहले प्राप्त करेगी वो कहलाएगी लीडिंग। तो करंट लीडिंग है कितना एंगल से, π/2 से। वोल्टेज जीरो हुआ इतना बाद, करंट जीरो हुआ इतना पहले, सो वोल्टेज इज लैगिंग, ये लैग कर रहा है, दिस इज लैगिंग एंड करंट इज लीडिंग विथ π/2 एंगल। तो करंट वोल्टेज से π/2 एंगल से लीड करता है, करंट लीड्स विथ वोल्टेज विथ एंगल π/2। तो किसी कैपेसिटर में करंट π/2 एंगल से क्यों लीड करता है, इसका आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय वोल्टेज का कर्व ड्रा कर लीजिए, चार्जिंग के समय करंट, डिस्चार्जिंग के समय करंट का कर्व ड्रा कर लीजिए और देखिए एंगल दोनों के बीच में कितना है, कालांतर कितना है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग। तो आपको मालूम चलेगा दिस कैपेसिटर कैरीज करंट एंड दिस करंट लीड्स विद वोल्टेज एंड दैट लीडिंग एंगल इज π/2। फेजर डायग्राम अगर आप बनाएंगे, फेजर डायग्राम देखिए बना हुआ है, दिस वोल्टेज इज टेकन एज रेफरेंस। रेफरेंस क्यों लिया, देयर इज नो +5 देयर इज नो -5, रेफरेंस लिया गया है क्योंकि ना प्लस है ना माइनस है। और इसके सापेक्ष में करंट को ये 90 डिग्री या π/2 एंगल से दिखा दीजिए। दिस इज फेजर डायग्राम, ये बन गया फेजर डायग्राम। तो ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट में फेजर डायग्राम इस प्रकार होता है। अगर आप Vm और Im का फेजर लेके ड्रा करेंगे इन केस, तो ये फेजर लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, ये इसको और लंबा बना दीजिए, ये थोड़ा सा और लंबा बना दीजिए। अदरवाइज दिस एंगल रिमेन्स सेम, अदर थिंग्स रिमेन्स सेम, एवरीथिंग इज सेम अदर दैन दिस लेंथ, बढ़ जाएगी लंबाई थोड़ा सा। तो ये याद रखिए कि करंट कैपेसिटर में क्यों 90 डिग्री से लीड करती है, इस तरह से आप देख के समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाई करंट लीड्स। अब हम वेव डायग्राम ड्रा करेंगे। वेव डायग्राम किसके लिए, वोल्टेज के लिए पहले ड्रा करते हैं। लेट अस ड्रा वेव डायग्राम फॉर वोल्टेज, V = Vm sin ओमेगा t। पहले इसके लिए ये कर्व ड्रा कर लीजिए, ये कर्व है, ये आपको आता है ड्रा करना। यहाँ लिखिए थीटा या ओमेगा t, जो भी आपका मन करे। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इसको स्मॉल लेटर में लिखिए। ये कर्व 0 से स्टार्ट होगा, ये पाई, ये 2π, इस तरह से ये कर्व जा रहा है ना, ये कर्व, दिस इज फॉर वोल्टेज। ये V = Vm sin ओमेगा t और V = Vm sin थीटा, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे ये जो है निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज -Vm, दिस इज +Vm। ये हो गया। करंट का ड्रा कर दीजिए, I = Im sin ओमेगा t प्लस π/2। करंट लीड कर रही है ना π/2 एंगल से, तो करंट को लीड करा दीजिए π/2 एंगल से। तो ये वोल्टेज यहाँ से 0 हो रहा है, तो इसको एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा सा पीछे। एक्सटेंड दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट बियॉन्ड बिफोर, यहाँ पीछे कर दीजिए।
और इसको यहाँ तक लाइए पीछे, ये पीछे लाएंगे तो ये कहाँ क्रॉस करेगा जीरो वैल्यू को, मान लीजिए यहाँ क्रॉस करता है। तो ये अगर π/2 है तो हाफ साइकिल है, तो ये इधर वाला जो हाफ साइकिल होगा, ये वाला हाफ साइकिल, ये भी π/2 होगा या 90 डिग्री होगा। तो ये है, ये एंगल है फाई, दिस इज़ फाई। तो करंट का समीकरण ये है, करंट का वेव डायग्राम क्या है, ये दिस इज द वेव डायग्राम फॉर करंट। ये है करंट का वेव डायग्राम, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे इसका मान दिस इज Im प्लस, और यहाँ पे इसका नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, दिस इज -Im। सो करंट इज लीडिंग विथ एंगल π/2 और 90 डिग्री, I = Im sin ωt प्लस π/2 और 90 डिग्री। ये एंगल है π/2, यही एंगल है फाई, इतना एंगल से लीड कर रही है करंट। कैसे पता चला लीड कर रही है? लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से देखिए, द क्वांटिटी विच गेट्स जीरो वैल्यू अर्लियर, जो राशि जीरो मान को पहले प्राप्त करेगी, कौन प्राप्त किया पहले? करंट, इसलिए ये लीडिंग है, दिस इज लीडिंग। एंड द क्वांटिटी विच गेट्स जीरो वैल्यू लेटर, जो राशि बाद में जीरो वैल्यू प्राप्त करेगी जैसे कि वोल्टेज, वो क्या होगा? वो लैगिंग होगा, पश्चगामी, वोल्टेज पश्चगामी, करंट अग्रगामी। दिस इज लीडिंग, दिस इज लैगिंग। ये तो बन गया वेव डायग्राम वोल्टेज और करंट का। लेट अस ड्रा पावर कर्व। पिछले वीडियो में हमने बताया था वोल्टेज का वेव डायग्राम ड्रा कर लो ऐसे, आप इसी पे आई भी लिख लीजिए स्मॉल लेटर में, तो ये दोनों राशियों का कर्व ड्रा कर सकते हैं। इसी पे P इंस्टेंटेनियस लिख दीजिए तो आप पावर का भी कर्व इसी पे ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए ड्रा करिए। पहले तो वोल्टेज का कर्व ड्रा कर लीजिए। ये जो कलर का कर्व है, दिस कर्व, ये जो कर्व है, ये कर्व है वोल्टेज का। इसको रेफरेंस मान के कर्व ड्रा किया गया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस इज फॉर वोल्टेज। ये किसका कर्व है? ये है V = Vm sin ωt का कर्व है। यहाँ क्रॉस किया जीरो, फिर यहाँ 2π पे क्रॉस करेगा जीरो, यहाँ पे लिखिए 2π ωt लिखिए या थीटा लिखिए, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। इसके सापेक्ष करंट लीड कर रही है, यहाँ पीछे नहीं दिखा रहे हैं हम, यहाँ से इसको आगे दिखा रहे हैं। तो ये करंट है, दिस इज़ फॉर करंट। ये रेड वाला, ब्लू वाला जो कर्व है वो वोल्टेज का है, रेड वाला जो कर्व है, दिस कर्व इज़ फॉर करंट। ये करंट का कर्व है। ये किसका कर्व है? करंट का। करंट का कर्व है मतलब ये है I = Im sin ωt प्लस π/2। करंट इज लीडिंग, π/2 एंगल से लीड कर रहा है। अब हम पावर कर्व ड्रा करते हैं कैसे? हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको पावर कर्व कैसे ड्रा करते हैं। P इंस्टेंटेनियस = V इंस्टेंटेनियस × I इंस्टेंटेनियस। पावर कर्व क्या होता है? पावर का तात्क्षणिक मान का जो है वो कर्व होता है। जैसे ये तात्क्षणिक मान करंट, तात्क्षणिक मान वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, उसी प्रकार इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने बताया था। P इंस्टेंटेनियस जो होता है इसका मान 0 होता है। कब? जब B का मान 0 होता है। इसका मान P इंस्टेंटेनियस का मान 0 और भी होता है। कब? जब I का मान 0 होता है। P instantaneous is 0 when V is 0 and I is 0, both are 0। तो पावर कर्व 0 कहाँ होता है? या तो वोल्टेज 0 हो। कहाँ वोल्टेज 0 है? यहाँ पावर कर्व 0 होगा, यहाँ। और पावर कर्व कहाँ 0 होता है? जहाँ करंट 0 होती है। करंट कहाँ 0 हो रहा है? करंट यहाँ 0 हो रहा है। और करंट कहाँ है? यहाँ। अथवा पावर कर्व 0 कहाँ होता है? जहाँ दोनों 0 होते हैं। दोनों कहाँ 0 हुए हैं? दोनों तो कहीं 0 नहीं हुए हैं एक साथ, लेकिन यहाँ करंट और वोल्टेज जहाँ 0 हुए हैं वो मिल गए हैं पॉइंट हमको। यहाँ पावर 0 होगी डेफिनेटली, ये हमको मालूम चल गया। अब हमने बताया था कि P इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव होता है जब V इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव एंड I इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव। जब वोल्टेज धन और करंट धन दोनों धन होते हैं तो पावर धन होता है। इनका गुणनफल धन का गुणनफल धन होता है। When voltage is plus, current is minus, then power is minus। धन ऋण का गुणनफल ऋण होता है। When voltage is minus, current is plus, then multiplication is minus। वोल्टेज माइनस होता है, करंट प्लस होता है, तो उनका गुणनफल माइनस होता है। एंड when voltage is minus, current is minus, both are minus, then power becomes plus। माइनस का गुणनफल प्लस होता है, ये आपको मालूम है। और आपको ये भी मालूम है कि ये sin ωt है।
वोल्टेज जो है साइन ओमेगा टी है। आपको ये भी मालूम है कि करंट साइन ओमेगा टी है, तो आपको जो पावर मिलेगा ये होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर कर्व होगा ये, क्योंकि साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर कर्व होगा। लेट अस ड्रॉ दिस कर्व। यहाँ पावर को 0 कर दीजिए, इन बिंदुओं पर हमने मार्क कर लिया है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लिख लीजिए, तभी आप पावर का कर्व ड्रा कर सकते हैं। हम 3 राशियों का यहाँ कर्व ड्रा कर रहे हैं, तो तीनों राशियाँ यहाँ लिखनी पड़ेंगी। V इन स्मॉल लेटर, I इन स्मॉल लेटर एंड P इंस्टेंटेनियस, ये लिखना पड़ेगा। तो पावर कर्व ड्रा करिए 0 से। ये क्या एंगल है, π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, दिस इज 3π/2, ये क्या है 2π है ये। तो 0 से π/2 के बीच में V का मान क्या है, धन है, धन है ना, प्लस। और I का मान क्या है, I का मान भी प्लस है। सो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, पावर प्लस होगा। तो पावर का कर्व साइन स्क्वायर कर्व होगा, तो साइनोसाइडल साइन स्क्वायर कर्व, दिस इज साइन स्क्वायर कर्व। ये हो गया पावर कर्व। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे ख़त्म। यहाँ 0 होना है, बीच में साइन स्क्वायर कर्व होना है, साइन साइन। ये बन गया पावर कर्व, दिस इज पावर कर्व। ये पावर कर्व बन गया। इसके बाद π/2 से पाई के बीच में देखिए, π/2 से पाई के बीच में देखिए, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज तो प्लस ही है। ये करंट क्या है, करंट माइनस है, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस, वोल्टेज इज प्लस, ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। करंट इज माइनस, सो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे पावर माइनस होगा और साइन स्क्वायर कर्व होगा, क्योंकि हमने बताया V एंड साइन साइन का मल्टीप्लिकेशन है। सो दिस इज द पावर कर्व साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो गया, ये पावर कर्व है। फिर पाई से 3π/2 के बीच में, पाई से 3π/2 के बीच में देखिए, ये है V इज माइनस, रेड वाला कर्व है I इज माइनस, V इज माइनस, I इज माइनस। कौन सा कंडीशन है ये, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, तो यहाँ पे अगेन प्लस, साइन स्क्वायर कर्व होगा। ये पावर कर्व है, दिस इज पावर कर्व। ये पावर कर्व है, पावर कर्व ये। देन 3π/2 से 2π के बीच में देखिए, V का मान माइनस है, I का मान प्लस है। V का मान माइनस है, I का मान प्लस है। गुणनफल माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस। ये माइनस हो गया, पावर कर्व ऋणात्मक। इस एक्सिस के ऊपर धन पॉजिटिव, इस एक्सिस के नीचे माइनस। ऊपर राशियां धनात्मक हैं, नीचे राशियां ऋणात्मक हैं। दिस इज पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्सिस। तो पावर ऋणात्मक आ गई, पावर इज नेगेटिव दिस। ये बस ये हो गया, पावर कर्व ड्रा कर दिया। वी हैव ड्रॉन दी पावर कर्व, बन गया पावर कर्व। अब इस कर्व को गौर से देखिए। पॉजिटिव कर्व जो है, इसका मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था। पॉजिटिव एरिया का मतलब क्या है, पॉजिटिव एरिया जो आ रहा है, इट इज़ ये क्या है, पावर एब्जॉर्ब हो रही है, पावर बीइंग एब्जॉर्ब्ड। निगेटिव एरिया का मतलब क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है। निगेटिव एरिया जो है ये क्या है, पावर बीइंग रिटर्न्ड। मतलब पावर जितना कैपेसिटर ने चार्ज होते समय लिया था, कैपेसिटर है ना सर्किट में, तो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। वो चार्ज होते समय कैपेसिटर क्या करेगा, पावर को इधर जाएगी, एब्जॉर्ब होगा। ये एब्जॉर्ब हुआ पॉजिटिव एरिया में, पावर एब्जॉर्ब हुई, तो पावर गई इधर। और उसके बाद फिर कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, तो वो पावर क्या करेगा, रिटर्न करेगा वापस। नेगेटिव एरिया का मतलब यही है, पावर बीइंग रिटर्न, वापस देगा कैपेसिटर, ये दे रहा है वापस। इंटरेस्टिंग ये है कि जितना पावर एब्जॉर्ब किया उतना रिटर्न किया, बिकॉज ये π/2 पे कर्व क्रॉस कर रहा है, तो ये एरिया बराबर है दोनों। पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया, these two areas are equal, so power absorbed and power return they are equal, these two are same, बराबर हैं। अगर लॉस नहीं हो रहा है तो जितना पावर एब्जॉर्ब करेगा कैपेसिटर उतना रिटर्न करेगा। तो पावर का फ्लो देखिए,
एब्जॉर्ब रिटर्न, एब्जॉर्ब रिटर्न, एब्जॉर्ब रिटर्न। सो पावर फ्लोज बैक फोर्थ, फोर्थ एंड बैक, आगे पीछे, इधर इधर, एब्जॉर्ब रिटर्न, इधर 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 इधर। तो पावर जो है क्या कर रही है, सर्किट से सोर्स से ली जा रही है हाफ साइकिल तक चार्ज होते समय, फिर डिस्चार्ज होते समय वो रिटर्न हो रही है, फिर चार्ज होते समय ली जाएगी, फिर डिस्चार्ज होते समय रिटर्न। सो पावर इज बेसिकली रिएक्टिंग ऑन इटसेल्फ, दिस पावर इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। यही पावर होती है रिएक्टिव पावर, यही है प्रतिघातित शक्ति या रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर जहाँ होती है वहाँ धन एरिया भी आता है, ऋण एरिया भी आता है। धन एरिया का मतलब पावर एब्जॉर्ब, ऋण एरिया का मतलब पावर रिटर्न। इतना पावर कैपेसिटर ने रिटर्न किया जितना एब्जॉर्ब किया, क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है, कोई यूजफुल वर्क नहीं हो रहा है, कोई पावर का कन्वर्जन नहीं हो रहा है। ना तो पावर का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में हो रहा है, ना पावर का कन्वर्जन हीट एनर्जी में हो रहा है, ना पावर का कन्वर्जन लाइट एनर्जी में हो रहा है। तो पावर का कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके कन्वर्ट हो रही है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कोलैप्स हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोलैप्स होकर पुनः इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो पावर का कोई यूज नहीं है, नो यूज, नो यूज ऑफ दिस पावर, नो यूटिलाइजेशन ऑफ दिस पावर, नो कन्वर्जन ऑफ दिस पावर। इसका कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है, नो कन्वर्जन, नो कन्वर्जन इन यूजफुल वर्क। सो दिस पावर इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर है, इसी को रिएक्टिव पावर बोलते हैं। तो ये जो कैपेसिटर होता है रिएक्टिव पावर इसमें फ्लो करती है बैक फोर्थ, इट रिएक्ट्स ऑन इटसेल्फ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर। अब इस पावर का मान कितना होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पावर, फिर बाद में डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था ये जो वोल्टेज है ये चेंज हो रहा है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ऐसे करंट चेंज हो रहा है, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसे ऐसे। तो पावर किसी समय कितनी होगी वो चेंज हो रही होगी। तो पावर जो होगी वो P इंस्टेंटेनियस कितना होगी, V इंस्टेंटेनियस इंटू आई इंस्टेंटेनियस। किसी समय पावर जो होगी इसका तात्क्षणिक मान का गुणनफल होगा ये। सो P इंस्टेंटेनियस निकाल लीजिए पहले, P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू V इंस्टेंटेनियस इंटू आई इंस्टेंटेनियस। किसी क्षण पावर का मान कितना होगा, उस क्षण वोल्टेज का मान इंटू उस क्षण करंट का मान। तो किसी क्षण वोल्टेज का मान कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी। ये क्या है, दिस इज P इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक पावर है। ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, तात्क्षणिक पावर। ये V इंस्टेंटेनियस इंटू आई इंस्टेंटेनियस। ये कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। ये गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, तात्क्षणिक मान है ये, ध्यान रखिए, वी एम आई एम इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। उसको कॉस ओमेगा टी कह सकते हैं इसको। ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एम आई एम अपान टू इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये हो जाएगा वी एम आई एम अपान टू इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये हो जाएगा ये कॉस ओमेगा टी। 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू दिस। तात्क्षणिक मान ये है, देखिए। तो इसका देखिए यहाँ 2 ओमेगा आ रहा है, इसका मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2f है, डबल। अभी थोड़ी देर पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे, आपको अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इसको आप देखिए गौर से, इस कर्व को देखिए गौर से। वोल्टेज ने यहाँ पे अपना एक साइकिल पूरा किया यहाँ तक में, तो पावर ने एक साइकिल यहीं पूरा कर लिया है। ये एक साइकिल धन हाफ ऋण हाफ, पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ, और यहाँ भर में 2 साइकिल पूरा कर लिया है। इसका मतलब पावर कर्व की फ्रिक्वेंसी 2f है, वोल्टेज कर्व की फ्रिक्वेंसी f है। यही बात हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आया है 2 ओमेगा टी, इसका यही मतलब है। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज ले लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा P एवरेज। P एवरेज कैसे निकालेंगे, वी एम आई एम अपान टू इंटू
साइन 2 ओमेगा टी, इसको 0 से 2 पाई के बीच में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, किसके सापेक्ष, ओमेगा टी के सापेक्ष, और बेस लेंथ से भाग दे दीजिए। इस तरह से एवरेज निकालते हैं ना किसी कर्व का, कैसे, किसी फंक्शन का, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं उस लिमिट में। क्या लिमिट है एक साइकिल के लिए, 0 से 2 पाई, इंटीग्रेट कर दिया, एरिया अंडर द कर्व मिल गया, अपान बेस लेंथ, ये बेस लेंथ कितना है 2 पाई, इससे भाग दे दिया, एवरेज मिल गया। इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये भाग कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो साइन 2 ओमेगा टी को करेंगे इंटीग्रेट तो हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2। तो कॉस 2 ओमेगा टी में 0 से 2 पाई की लिमिट जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। सो एवरेज पावर यहाँ पे क्या मिला, पी एवरेज इक्वल टू मिला 0। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हेयर, एवरेज पावर जिसको आप पी से डिनोट करते हैं, इसका मान यहाँ पे 0 है। ये पी एवरेज है, पी एवरेज इक्वल टू 0। ये एक्टिव पावर भी बोलते हैं आप इसको, ये 0 है। ये तो आ गया इस फार्मूले से। आप चाहें तो इस इक्वेशन से, दूसरा आपको फार्मूला भी पता है। क्या फार्मूला पता है आपको कि ऑपरेंट पावर जो है कितना होती है, ऑपरेंट पावर कितना होती है, या उससे डिनोट करते हैं, उसका मान होता है VI। किसी भी एसी सर्किट में आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का गुणनफल जो होता है ऑपरेंट पावर होता है, आपको मालूम है। ये तो VI ही रहता है, VRMS इंटू IRMS। एक्टिव पावर को हम डिनोट करते हैं किससे, P से। तीनों पावर कैलकुलेट कर ले रहे हैं फार्मूला से डायरेक्ट। एक्टिव पावर P होता है कितना, VI cos फाई होता है, VI cos फाई। और यहाँ पे फाई का मान कितना आया है, देखिए ये है फाई। यहाँ पे फाई का मान कितना आया है, फाई का मान आया है पाई अपान 2 या 90 डिग्री। लीडिंग है, करंट लीड कर रहा है, लीड करंट है, करंट इज लीडिंग, आई लीड्स, ये कह सकते हैं, करंट लीड्स विथ पाई बाई 2। तो यहाँ पे फाई का मान 90 डिग्री या पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना आएगा, ये cos पाई बाई 2 का मान 0। सो P इक्वल टू 0 आएगा, एक्टिव पावर 0। ये आपने यहाँ से भी निकाला है, इस तरह से भी निकाला है। आप फार्मूले से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस तरह से। फाई का मान मालूम है, रख दीजिए, P का मान आ जाएगा। तीसरा, अब रिएक्टिव पावर कितना होती है आपको मालूम है, VI साइन फाई होता है। फाई का मान 90 डिग्री है तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो Q का मान कितना आएगा, Q का मान आएगा VI। तो VI क्या है, VI अपरेंट पावर भी है, VI क्या है, हाँ VI रिएक्टिव पावर भी है। P का मान कितना है, P का मान 0 है। तो यहाँ पे जो है देखिए पूरी की पूरी जो अपरेंट पावर है वो रिएक्टिव पावर है, होल अपरेंट पावर। हेयर Q इक्वल टू यस एंड P इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि होल पावर इज रिएक्टिव पावर, देयर इज़ नो एक्टिव पावर। कोई एक्टिव पावर या रियल पावर नहीं है, एक्टिव पावर का मान 0 है। देयर इज़ नो यूजफुल वर्क, नो यूजफुल वर्क। हमने अभी थोड़ी देर पहले वेव डायग्राम देखा था, वहाँ भी हमको पता चल रहा था कोई यूजफुल वर्क नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जितनी पावर एब्जॉर्ब हो रही थी उतनी पावर रिटर्न हो रही थी। तो पावर का कोई उपयोग, यूजफुल उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो उपयोग नहीं होगा तो एक्टिव पावर भी नहीं होगी, इसीलिए P का मान 0 आया है। सो देयर इज़ नो यूजफुल वर्क, होल पावर इज रिएक्टिव पावर। यहाँ पे पावर फैक्टर कितना होगा, cos फाई निकाल लीजिए। पावर फैक्टर cos फाई कितना होगा, cos फाई का मान पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 का मान 0। तो यहाँ पावर फैक्टर का मान आएगा 0। लेकिन चूंकि करंट लीड कर रहा है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे लीडिंग, 0 लीडिंग। तो हमने क्या देखा था, प्योर रजिस्टिव में आया था पावर फैक्टर कितना आया था, प्योर रजिस्टिव में cos फाई का मान आया था 1। प्योर इंडक्टिव सर्किट में cos फाई का मान कितना आया था, प्योर इंडक्टिव में आया था 0। लैगिंग, करंट लैग कर रहा था 90 डिग्री से। यहाँ पे पावर फैक्टर का मान कितना आया है, यहाँ पे पावर फैक्टर का मान आया है 0। लीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्योर इंडक्टिव सर्किट में हो रहा था यहाँ उसके विपरीत एकदम हो रहा है, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे उसके अपोजिट। करंट वहाँ लैग कर रही थी 90 डिग्री से, यहाँ करंट लीड कर रही है 90 डिग्री से। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। अभी इसके बारे में थोड़ी देर में फिर डिस्कस करेंगे। आइए देखिए ये इस एनालॉगी से, जैसे प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने बताया था कि पूरी की पूरी पावर क्या है,
रिएक्टिव पावर है। तो जैसे आपने ख़रीदा था चिप्स का पैकेट, तो आपने पैसा पे किया था किसके लिए, KVA के लिए, ये KVA फुल पैकेट के लिए, इसको KVA बोलते हैं। आपने 10 रुपया दिया इसके लिए, पैकेट के लिए, और इस पैकेट में क्या है हमने बताया, देयर इज़ नो यूजफुल वर्क, कोई भी उपयोगी नहीं है, ये P0, कोई भी भाग उपयोगी नहीं है। इसका मतलब चिप्स पैकेट के अंदर क्या है, देयर इज़ ओनली एयर, नो चिप्स। तो रिएक्टिव पावर है यहाँ कुल पावर यहाँ रिएक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे फुल KVAR यानी रिएक्टिव पावर को हमने बताया था किसके इक्विवेलेंट है, एयर। इस पैकेट में एयर के भाग, एक्टिव पावर या किलोवाट किसके इक्विवेलेंट है, इसमें चिप्स का भाग। लेकिन यहाँ चिप्स का भाग कुछ नहीं है, यहाँ एक्टिव पावर कुछ है नहीं, तो ये भाग खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो क्या भाग है पूरा, होल पार्ट इज़ KVAR, होल पार्ट इज़ रिएक्टिव, दिस होल पैकेट इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू, यहाँ पूरा एयर भरा हुआ है। सो ये यहाँ पे कंपैरिजन देखिए, एनालॉगी, इसका एनालॉगी देखिए, समानता, इससे सर्किट से समानता इसकी देखिए, इसकी समानता, पूरा भाग एयर से भरा हुआ है। आपने जो पे किया कोई उपयोग नहीं होगा, आपने जो पे किया वेस्टेज, व्यर्थ गया, अंदर उसके निकला पूरा हवा। तो ये कंडीशन कुछ ऐसी है इस सर्किट की। यहाँ देखिए, आपने बियर के लिए पे किया था, ये देखिए, ये है इसके लिए पे किया था आपने, एक पैक के लिए, इसके लिए पे किया था, ये 1000 रुपया पे किया था, एक पैक लिया था। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ये जो यूजफुल भाग है, ये बियर है, यूजफुल है, और ये जो फोम है, फेना, ये नॉन यूजफुल है, उपयोगी नहीं है। ये रिएक्टिव पावर की जैसा है, ये जो यूजफुल है एक्टिव पावर की जैसा है, ये यूजफुल जो आपके लिए उपयोगी है। तो ये भाग यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये 0 है। तो ये इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा भाग रिएक्टिव है। मतलब आपने जो 1000 रुपया पे किया पैक के लिए, तो आपको बियर ना मिल करके क्या मिला है, पूरा मिला है आपको फेना, फोम। दिस मग इज़ फिल्ड विथ फोम, फेने से भरा हुआ है। आप ये चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते हैं, हरगिज़ नहीं चाहते हैं, कोई भी उपयोगी, कोई भी यूज़फुल आपके लिए है ही नहीं है, पूरा इसमें फेना भरा हुआ है, फोम। सो दिस सर्किट इज़ लाइक दैट, कोई एक्टिव वर्क नहीं है, कोई यूज़फुल वर्क नहीं है, होल एनर्जी, होल पावर इज़ रिएक्टिव पावर। सो वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, जो आपका वो है पैसा जो पे कर रहे हैं वो यूज नहीं हो पाएगा, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो ये होता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, 0 लीडिंग। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बातें सीखी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नोट कर लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट याद कर लेनी चाहिए। पहला ये है कि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री से लीड करती है, ये आपको याद रखना चाहिए। दिस इज़ π/2। समीकरण देखिए, V = Vm sin ωt, ये है I = Im sin ωt प्लस π/2 है, ये बात इम्पोर्टेंट है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हुआ, 1/ωc या 1/2πfc, यही इसका इम्पिडेंस भी है इस सर्किट का। कलांतर कितना है, π/2 है। करंट लीड कर रहा है, यहाँ पे हमने बताया धारा अग्रगामी है, वोल्टेज पश्चगामी है। यहाँ पे पावर कितनी है, अपरेंट पावर कितनी है, S = VI है। एक्टिव पावर कितनी है, 0, नो यूजफुल वर्क। रिएक्टिव पावर कितनी है, VI, पूरी की पूरी पावर जो है वो रिएक्टिव पावर है। पावर फैक्टर कितना है यहाँ पे, 0। लीडिंग लिखना ज़रूरी है, क्योंकि 0 तो वहाँ भी आया था प्योर इंडक्टिव में भी, 0 यहाँ भी आया है प्योर कैपेसिटिव में भी, लेकिन दोनों में फ़र्क है। वहाँ करंट 90 डिग्री लैग कर रहा था, यहाँ करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, इसीलिए लीडिंग और लैगिंग लिखना ज़रूरी है। तो ये है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ये जो है सर्किट में जहाँ भी होता है कैपेसिटर, AC सर्किट में कैपेसिटर का ये बिहेवियर आप याद कर लीजिए, ऐसे बिहेव करेगा ये चीज़ें। तो कैपेसिटर जहाँ भी रहेगा AC सर्किट में, वो क्या प्रयास करेगा, ये प्रयास यही करेगा कि वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री लीड करे। इट ऑलवेज ट्राइज टू लीड करंट फ्रॉम वोल्टेज विथ एंगल π/2, 90 डिग्री से लीड कराना चाहता है।
लेकिन ये कितना सक्सेस होगा अपने प्रयास में हमने पहले ही बताया है, ये डिपेंड करेगा कि सर्किट में आर और यल हैं कि नहीं हैं। इफ़ आर एंड यल दे आर नॉट प्रेजेंट, तो ये पूरा का पूरा अपने उद्देश्य में सक्सेस हो जाएगा और यही सिचुएशन क्रिएट कर देगा ऐसा। लेकिन अगर आर और यल भी हैं तो ये डिपेंड करेगा कि आर, यल और सी में से तीनों में से कौन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपना अपना असर डालेंगे। ये सेम फेज में ले जाने का प्रयास करेगा, ये 90 डिग्री लैग करने का प्रयास करेगा, ये 90 डिग्री लीड कराने का करंट को प्रयास करेगा। तो कौन अपने प्रयास में ज़्यादा सक्सेस होगा, अब वो डिपेंड करेगा कि उसका मान कितना ज़्यादा है। आर, एक्सएल और एक्ससी, इन तीनों में से कौन ज़्यादा है वो अपनी तरफ सर्किट का नेचर ज़्यादा अपनी तरफ शिफ्ट करता है। क्या नेचर है बता दिया, ये सेम फेज में रखने का प्रयास करता है VI। ये क्या नेचर है, ये करंट को 90 डिग्री से लैग कराने का प्रयास करता है, यही इसका नेचर है। इसका नेचर क्या है, ये करंट को 90 डिग्री से लीड कराने का प्रयास करता है वोल्टेज से, यही इसका नेचर है। तो किसका नेचर सर्किट पे ज़्यादा दिखेगा वो डिपेंड करेगा कि आर का मान ज़्यादा है या एक्सएल का मान ज़्यादा है या एक्ससी का मान ज़्यादा है। ये इन तीनों का अगर जिनका भी ज़्यादा मान होगा वो अपना असर ज़्यादा दिखाएंगे सर्किट पे। So this is all about pure capacitive circuit. Kindly remember how capacitor behaves in AC and how it creates a phase difference. What are the values of these parameters? So you should remember these things because whenever there is capacitor, it behaves like this. इस प्रकार से बिहेव करता है अगर सर्किट में ये जैसे भी जहाँ भी होता है ये सब करने का प्रयास करता है। So thank you for watching this video. Thank you so much.